So today we are going to discuss about arithmetic progression. Arithmetic progression का मतलब क्या होता है? इस arithmetic progression का मतलब होता है a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the first term. मतलब कि कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, कोई नंबर का सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे कि 2, 5, 8, 11, 14. तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, 5 को सेकंड टर्म, 8 को थर्ड टर्म, 11 को फोर्थ, ऐसे कंटिन्यूसली जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, अप टू द nth टर्म, मतलब कोई भी टर्म होगा लास्ट में. फर्स्ट टर्म को डेनोट करते हैं यहाँ पे. फर्स्ट टर्म इज डेनोटेड बाय a1, सेकेंड टर्म इज a2, थर्ड टर्म a3, a4, देन nth टर्म को an. ये इसको ऐसे डेनोट करते हैं. So arithmetic progression means a list of numbers in which each number is obtained by adding a fixed number. मतलब कि देखिए जो हमारा यहाँ सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11, 14, यहाँ पे जो दो टर्म है a1 और a2, ये दोनों का जो डिफरेंस है ना वो सेम ही होगा, और a2 और a3 का डिफरेंस सेम होगा, a3 और a4 का डिफरेंस वो सेम ही होगा. तो मतलब कि जो दो टर्म हैं, दो कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, उनका जो डिफरेंस होगा, कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स, वो सेम ही होने वाला है. दो कंजिक्यूटिव टर्म्स, उसका डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा. तो ऐसे नंबर्स, ऐसे सीक्वेंस को बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे. वो डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है. डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, और उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. डिनोट करते हैं डी से. और टर्म्स को ऐसे डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को a1, सेकंड को a2, थर्ड को a3, फोर्थ को a4, और फिफ्थ को a5, एंड nth टर्म को an. नाउ सो द टर्म्स, जनरल टर्म्स को बोलें तो कैसे आ सकते हैं? जनरल टर्म्स a1, a2, a3, a4, ऐसे अप टू द an. कॉमन डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से. अगर मुझे डी फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा? a2 माइनस a1 करूँगा, a3 माइनस a2 करूँगा. यस. अगर मुझे an फाइंड करना है कि nth टर्म का डिफरेंस क्या है, तो an प्लस 1 माइनस an करेंगे. अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हुआ. लेट्स सी. अभी हमारा जो सीक्वेंस है, फर्स्ट सीक्वेंस क्या है हमारा? 2, 5, 8, 11, 14. यहाँ पे फर्स्ट टर्म को a1 बोलेंगे, सेकेंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को a4, और फिफ्थ टर्म को a5. इससे डिनोट करते हैं. सो मुझे ये डिफरेंस फाइंड करना है a2 और a1 का. तो फर्स्ट डिफरेंस है तो उसको a2 माइनस a1 करेंगे तो हमारा डिफरेंस आ गया. d2 फाइंड करना है तो a3 माइनस a2 करेंगे, a4 माइनस a3 करेंगे. ऐसे करके हमने सब डिफरेंस फाइंड कर लिया. अगर जितने भी डिफरेंस हैं वो सेम हैं, इसका मतलब होगा कि जो हमारा टर्म है वो AP में है. अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो टर्म AP में नहीं होगा, क्योंकि AP का मतलब ही होता है कि जो सक्सीडिंग टर्म होंगे वो डिफरेंस उनका जो सेम होगा. सो अगर सारे डिफरेंसेस सेम हैं तो जो हमारा टर्म है वो AP में होगा. ओके, कमिंग टू द जनरल फॉर्म ऑफ AP. जनरल फॉर्म क्या है AP का? जनरल फॉर्म ऑफ AP इज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d. yes, this is the general form of AP. Finite. Now there are two types of arithmetic progression, finite and the infinite. So let's see what is finite AP. Some sequences given, कुछ सीक्वेंस दिए होंगे जहाँ पे लास्ट का नंबर दिया होगा, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट AP, जिसमें लास्ट टर्म प्रेजेंट होगा. सो इनफाइनाइट AP क्या हुआ? इनफाइनाइट AP वो AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होगा जिसमें हमें लास्ट टर्म नहीं दिया होगा. ये देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ, डॉट 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 दिया हुआ है, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ये भी डॉट डॉट. सो ये AP में है बट इनफाइनाइट है, बिकॉज जो लास्ट का टर्म है वो नहीं दिया हुआ है, वो कितना भी एक्सटेंड कर सकता है. यस. अभी हमें कोई भी बोला गया कि सीक्वेंस फाइंड करो, और A का वैल्यू दिया गया और D का, तो हम लोग उस सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं.
और कोई सीक्वेंस ही दिया गया पूरा और बोला गया कि उसके अंदर का ए और डी फाइंड करो, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ तो यहाँ पे हमें दिया गया है पूरा सीक्वेंस। यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यस। तो फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, तो मैंने A1 लिख दिया, ए फाइंड हो गया हमारा। मुझे डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए मैं A2 माइनस A1 करूँगा, यस। A3 माइनस A2 करूँगा, यस। A4 माइनस A3 करूँगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो ऐसे करके मेरे अगर सारे डिफरेंसेस सेम है तो ये पूरा जो टर्म है वो AP में है। और ऐसे हमें पता चल गया कि हमारा जो टर्म था वो सीक्वेंस है वो AP में है, यस। नाउ if we are given A and D, we can find the sequence। जैसे मैंने वहाँ पे आपको बता दिया। अभी सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि मुझे A का वैल्यू दिया हुआ है और D का। A का वैल्यू 3 है, D का वैल्यू -2 है। तो A तो मुझे पता है, उससे मुझे मिल गया। मुझे D भी पता है, तो मैं A2 कैसे फाइंड कर सकता हूँ? हमारा जनरल फॉर्म क्या था? यस, जनरल फॉर्म याद करो। A1 का मतलब तो A1 ही है, A2 का मतलब A प्लस D। तो मैंने 3 प्लस 2 को माइनस है ना, तो उसको ब्रैकेट में लिखा है इसलिए। सो प्लस माइनस माइनस, सो 3 माइनस 2 1 आया। A3 फाइंड करना था, A प्लस 2D। सो A प्लस 2D, D का वैल्यू -2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, प्लस माइनस माइनस। सो नाउ 3 माइनस 4 माइनस, यहाँ पे 3 का साइन प्लस है, 4 का साइन -1 है। सो प्लस माइनस माइनस, बिगर नंबर साइन। बिगर नंबर कौन है? 4 बिगर नंबर है, इसलिए माइनस साइन आया। ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा ये वाला। बट इस 3 का साइन तो प्लस है ना, तो प्लस और माइनस माइनस होगा। प्लस माइनस माइनस मतलब 4 माइनस 3 करेंगे, और बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर कौन है? 4 है, इसलिए हम लोग ने ये किया। आई होप समझा होगा। A4 कैसे फाइंड करेंगे? A प्लस 3D, और A का वैल्यू मुझे पता है, D मैं फाइंड कर सकता हूँ ऐसे करके। 3 मल्टीप्लाई बाय -2, और ये हमें आंसर आ गया। डेट इज प्लस माइनस माइनस, सो प्लस माइनस माइनस आता है, और +3 -6, प्लस माइनस माइनस, बिगर नंबर साइन। तो ऐसे करके हमारा वो आ गया। ओके, सो सीक्वेंस आर, हम लोगों ने सीक्वेंस हमको मिल गया। अगर हमें A और D दिया हुआ है तो हम लोग पूरा सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। कमिंग टू द एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ईजी है, वो आप लोग ट्राई करें। और क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो, बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 1, यू ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 1, सो एक्सरसाइज 5.1, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP and D आर गिवन। अभी हम लोगों ने वो जनरल फॉर्म का देखा है। तो देखिए A दिया हुआ, D दिया हुआ। A का वैल्यू 10 है और D का वैल्यू 10 है। A1 का वैल्यू क्या होगा फिर? A और A1 सेम ही है, सो A1 का वैल्यू 10। A2 का वैल्यू क्या होगा? A1 प्लस D। A3 का A2 प्लस D। A4 का A3 प्लस D। ऐसे भी कर सकते हैं। और जनरल फॉर्म में कैसे था हमारा? A2 का फॉर्मूला A प्लस D, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड सेम ही है। इसका फॉर्मूला ये है और इसका फॉर्मूला ये है, ये जनरल फॉर्म का है, और ये आपका नॉर्मल मेथड है जो आप कर सकते हो, ये भी राइट ही है। सो A2 का मतलब A1 प्लस D, A3 का मतलब A2 प्लस D, A4 का मतलब A3 प्लस D। सो वी कैन फाइंड द टर्म्स। अगर हमें दिया हुआ है, अभी नेक्स्ट देखिए, A का वैल्यू दिया हुआ है -1 और D का वैल्यू हाफ। तो A1 का वैल्यू मुझे मिल गया, A2 का वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। A2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? A2 का वैल्यू A1 प्लस D, A1 का वैल्यू -1 है प्लस D, दैट इज हाफ। तो -1 है ना, वहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लेना पड़ेगा हमें। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इज, सो 2 1 जा -2, 1 1 जा 1, एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डिनोमिनेटर में, सो 2 आ जाएगा हमारा। सो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारा ये है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर 2 है, उसका साइन माइनस है, तो इसलिए माइनस आया, -1, और नीचे 2 है तो 2 लिख दिया हम लोगों ने। नाउ A3 फाइंड करना है, तो A2 प्लस D। A2 का वैल्यू क्या है?
A2 का वैल्यू है हमारा हाफ और D का वैल्यू हाफ है। A2 का वैल्यू माइनस हाफ है और D का वैल्यू हाफ है। तो -1 +1, डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब डिनोमिनेटर अलग होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा आंसर है 0/2, दैट इज 0। कमिंग टू द नेक्स्ट, A4 का वैल्यू क्या आएगा? A4 A3 + D। A3 का वैल्यू क्या है? 0 + हाफ। सो दैट इज, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम 1 ले लो यहाँ पे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज 0 × 2 + 1 × 1 अपॉन 2 × 1 अपॉन 2 × 1, और हमारा आ गया आंसर 2 + 1 अपॉन 2, सो दैट इज 1/2। ऐसे करके हमने 4 टर्म्स फाइंड कर लिए। ये देखिए हमारे 4 टर्म्स, -1 -1 -1/2 0 and half। Question number 3, coming to the question number 3, write first term and common difference। So here we are given सीक्वेंस और हमें फाइंड करना है ए और डी। तो एक अभी यहाँ पे क्या करना होगा, आपको टर्म्स को नाम देना होगा। पहले A1 A2 A3 A4 हो गया। चलो, A1 को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं तो A1 हमें मिल गया। डी मुझे फाइंड करना है, तो डी फाइंड करना है तो मुझे जितने कम से कम मिनिमम आप 3 डीज को फाइंड करिए। मतलब कि डी = A2 - A1 करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 1 - 3 - 2। फिर सेकेंड डी को फाइंड करेंगे तो A3 - A2, डेट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो -1 -1, सो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का साइन आएगा तो इसलिए -2 आ गया हमारा। देन थर्ड डी फाइंड करेंगे तो ए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म -3 माइनस एंड -1, सो माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस आ गया। सो -3 + 1 माइनस, माइनस प्लस माइनस बिगर नंबर साइन। सो ऐसे करके हमें ए और डी मिल गया, और डी -2 है और ए भी हमें मिल गया है। ऐसे करके हम लोग को, ये मैंने नेक्स्ट सम किया, ये भी देख लीजिए आप। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म और डी भी फाइंड किया मैंने सबका। Coming to the question number 4. Question number 4. Which of the following terms are in AP? If they form AP, if they form the AP, find A and common difference. We have to find the A, that is first term, and the common difference, and write 3 more terms. So let's start with the very simple sum. This sequence is given. So first give the name to the terms A1 A2 A3 A4. Yes, got it. Then so we got the A, that is this one. Now find the D. To find the D, find at least 2D, means A2 - A1, so we got 2. Then second D, 8 - 4, third term minus second term, so we got 4. As the difference are not same, so this sequence is not in AP, so there is no need to find the 3 more terms, because if the sequence is in AP then you have to find the 3 terms. So this sequence is not in AP. Coming to the question number 2. Question number 2, if you talk about, so here also you can see first term, second term, third, fourth term. Yes, find the D. A2 - A1. So 5/2 minus 2/1. Yes, A2 - A1. First, second term is 5/2. First term is 2. So in denominator there is nothing. So we have to write the 1. We have written it. Now same as cross multiply. How to do cross multiply? 5 1 ja 5, 2 2 ja 4. So 5 minus 4 upon 2 1 ja 2. So we got half. Now D2 also you can find 3/1 minus 5/2. Cross multiply. So we got the answer. Third term also cross multiply, we got the answer. So as the all the
difference are equal, so the term is in AP. We got the term in AP. So now we have got first term and the D. Now we can find the fifth term because we have here already fourth term. So find the fifth term, A4 plus D. That is A4 value is 7 upon 2, D value is half. So add this. Here the denominators are equal. Here the denominators are equal. So there is no need to cross multiply. Just add the numerators. That is 7 plus 1, 8 upon 2. So we got the 4. This is how we got the fifth term. To find the sixth term A5 plus D. A5 is 4 upon 1, D is half. So now here the denominators are not equal, so we have to cross multiply. 4 2 ja 8 and 1 1 ja 1, 9 upon 2. Then 7th term A6 plus D, and we have find it. We got the 5. So we have got the 3 more terms. Yes, this is how you can find. Coming towards the next sum. Fifth question. Question number 5. Question number 5, sub question 5. So now the terms are given. In this terms are given A1, A2, A3, A4. Yes. Find the D. A2 minus A1. So 3 plus root 2 minus 3. We got the 2. Because 3 minus 3 is 0. And root 2 minus 0. So root 2. Now A3 minus A2. So 3 plus 2 root 2 minus 3 plus root 2. Here we got 3 minus 3. 3 minus 3, 0. And 2 root 2 minus 1 root 2. So 2 minus 1, 1 root 2. So we got the root 2. So here we can say difference are equal. So the terms are in AP. We can say the terms are in AP. So we have got the value of A and value of D. Yes, now we can find the fifth term. The fifth term is found by A5 is equal to A4 plus D, that is 3 root. The fourth term is 3 plus 3 root 2 plus root 2. So 3 plus 3 root 2 plus 1 root 2 is equal to 4 root 2. And by the same process you can find the A6 and A7. So we have completed the exercise 5.1 in this. You can watch the next video in which we have talked about the how to find the nth term. Okay, thank you for watching.